हम पढ़ेंगे राज कॉमिक्स की प्रथम कॉमिक्स कनकपुरी की राजकुमारी की द्वितीय कहानी, जो कि है चार महारथी। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं कि रंगपुरी राज्य में बुद्धराज नाम का एक राजा राज करता था। अपने काम के बाद वह अपना खाली समय तीरंदाजी करके बिताता था। वह क्या निशाना लगाया। एक बार क्यों ना तीरंदाजी के क्षेत्र में कुछ ऐसा नया कार्य करूं कि आज तक वैसा किसी ने न किया हो। राजा बुद्धराज की पत्नी का नाम था महारानी सुंदरवती, किंतु राजा प्यार से उसे सुंदरी कहता था। यह विचार कर राजा महारानी के पास पहुंचा। सुनो सुंदरी, तुम्हारी नथ बहुत खूबसूरत है, उससे भी खूबसूरत है मेरा निशाना। मैं चाहता हूं कि अपना तीर तुम्हारी नाक की नथ के आर पार करूं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? अगर कहीं निशाना चूक गया तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा ना होने दूंगी। क्यों, तुम्हें मेरे निशाने पर भरोसा नहीं है? है, लेकिन अगर गलती से निशाना चूक गया और तीर मेरी आँख, नाक या गले में लग गया तो? डरो नहीं प्रिय, मुझे अपने निशाने पर पूरा यकीन है। तुम वहाँ 50 हाथ दूर उस वृक्ष के पास जाकर खड़ी हो जाओ। 50 हाथ दूर? तब तो मेरी मृत्यु निश्चित ही है। और फिर याहू, हे प्रभु मेरी रक्षा करना। उफ, कहो सुंदरी, क्या मेरे जैसा निशानेबाज इस दुनिया में और कोई कहीं होगा? सचमुच कमाल है, असंभव मिलना मुश्किल है। वाह, चलो अब हमारे भोजन का समय हो गया है। मैं तो बेकार ही डर गई थी। चलिए। अगले दिन। अरे यह क्या, तुमने वह नथ क्यों उतार फेंकी? अब मैं किस चीज़ का निशाना लगाऊंगा? अच्छा हुआ जो मैंने वह नथ उतार कर रख दी, वरना शायद आज भी कल ना जाने कहाँ गिर गई। चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे कानों की दोनों बालियों में से एक साथ अपने तीर निकालूंगा। क्या? मेरी रक्षा करना प्रभु। फिर अगले ही पल, आह, हा हा हा, कहो सुंदरी, हमसे बढ़कर तीरंदाज है कोई? जी नहीं। उसके बाद कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। मौत के भय से सुंदरी दिन दिन सूख कर कांटा होती चली गई। बेटी की स्थिति जानकर सुंदरी की माँ, जो खुद पड़ोसी देश की शासक थी, उससे मिलने आई। उसकी हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू भर आए। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ तो करूँ क्या? तो फिक्र मत कर बेटी, मैं तुझे इस विपदा से निकलने के लिए ही यहाँ आई हूँ। सुनो बेटी, इस बार जब वे तुमसे अपने निशाने के बारे में पूछे तो तुम कह देना कि। उसके बाद माँ उसके कानों में एक योजना बताने लगी। बहुत अच्छा माँ। अगली शाम, कहो सुंदरी, है कोई हम जैसा और निशानेबाज इस दुनिया में? अगर आप बुरा ना माने तो दिल की एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। इस बात का जवाब पाने के लिए आपको दुनिया घूमनी होगी। घर बैठे बिठाए तो आपको आपसे अच्छा निशानेबाज मिलने से रहा। अगर यही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने से अच्छा निशानेबाज ढूंढने जाता हूँ। लेकिन अगर मुझसे अच्छा निशानेबाज हुआ ही न तो जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार रहूँगी। तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें रोज़ 5 बार अपनी नथ में से मेरा तिल निकलवाना होगा। और अगर तुम जीती तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा और 1 सप्ताह तक यूं ही भटकता रहा। अभी तक एक भी निशानेबाज नहीं मिला। मुझसे बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। पर अरे वो कौन खड़ा है? उसके हाथों में धनुष बाण भी है। चलो इतने दिनों बाद कोई दिखा तो सही, चलकर उसी से पूछता हूँ। क्यों भाई, यहाँ क्या शिकार की तलाश कर रहे हो? शिकार तो मैं कर चुका हूँ भाई, अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूँ। मगर तुम कौन हो? कुछ सोचकर राजा ने अपने वास्तविक परिचय उसे नहीं दिया और घोड़े से उतर कर बोला, मेरा नाम बुद्धराज है और मैं अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में निकला हूँ। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार गिरने का क्या मतलब है। सुनो मित्र, मेरा नाम धनुषराज है। शिकार गिरने में तो अभी काफ़ी समय पड़ा है। तब तक तुम मुझे यह बता डालो कि निशानेबाजी में तुमने क्या तीर मारा है, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में इस प्रकार जंगल जंगल घूम रहे हो। बुद्धराज ने उसे अपने तीरंदाजी के गुण बताए, फिर गर्व भरी मुस्कान के साथ बोला, अब तुम ही बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज है कहीं? हाँ हाँ हाँ, सुनते ही धनुषराज ठाका लगाकर हंस पड़ा। तुम हंसते क्यों भाई? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। अच्छा होता अगर ये सचमुच मजाक ही होता। अफसोस कि तुम सत हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी व घर से दूर रहना होगा। क्या मतलब? अभी वे बातें कर ही रहे थे कि तभी आह, मेरा शिकार आ गिरा। यह मैं क्या देख रहा हूँ? न तो इसने मेरे सामने शिकार किया और न ही कोई और तीर चलाया। फिर तीर से घायले पक्षी यहाँ कहाँ से आ गिरा? यह सब क्या करिश्मा है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मेरा नाम धनुषराज है। यूं ही नहीं है। जानते हो, इस पक्षी को मैंने 30,000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ से 10,000 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने के स्थान का पूरा पूरा अनुमान था, जो कि सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन न हो तो पक्षी वाले तीर से मेरे तरकस में रखे तीर को मिलाकर देख लो। दोनों तीर एक से हैं। इसका मतलब मैं शर्त हार गया, और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक सुंदरी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर क्यों न मैं धनुषराज के साथ ही रहूं। उसके साथ रहकर मैं भी धनुष विद्या में माहिर हो जाऊंगा। भाई मैं मान गया तुम्हें। तुम वास्तव में मुझसे 1000 गुना गुणी तीरंदाज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो। इस प्रकार मेरा 1 वर्ष भी आसानी से साथ बीत जाएगा। मुझे भी तुम जैसे ही की किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। शिष्य तो नहीं, अब तो मित्र बनकर जरूर मेरे साथ रहूं। मुझे मंजूर है। तो फिर चलो, मैं तो दुनिया देखने निकला ही था। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़े। नदी नाले व नगर नगर घूमते हुए वे पर्वतीय इलाके में आ पहुँचे। हा 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 हा। अरे वह पर्वत पर चढ़ा व्यक्ति कौन है और इस प्रकार हंस क्यों रहा है? जरूर पर्वत के उस पार कोई तमाशा हो रहा होगा, जिसे देखकर वह इस प्रकार हंस रहा है। हमें देखना चाहिए। यहाँ तो कोई तमाशा वगैरह हो नहीं रहा। आश्चर्य है, फिर यह हंस क्यों रहा है? हु। चलो इसी से पूछते हैं। सुनो मित्र, तुम इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? मुझे तो ये पूरा विक्षिप्त लगता है। विक्षिप्त क्या कहा? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? क्षमा करना मित्र, हमें गलत फहमी हो गई थी। दरअसल हम तुम्हें अकारण ही हंसता देखकर। ओह, मगर मैं अकारण कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिद्धराज है और मैं 40,000 मील दूर तक देख सकता हूँ। यहाँ से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लोटपोट हुआ जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। माफ़ करना मित्र, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में और कौन कौन है? कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तब दोनों ने अपनी अपनी योग्यताएं उसे बताई, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। आहा, तुम्हारे जैसे मित्र पाकर मैं धन्य हुआ। तो फिर चलो, अब हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद तीनों उन घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि एक दिन इस भयानक जंगल में वह अकेला क्या कर रहा है। बुद्धराज ने घोड़ा उसके करीब पहुंचकर रोका और फिर पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ी की खोज में अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूँ। यहाँ काफ़ी सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी मुझे। क्या सिर्फ लकड़ी काटने घर से 40,000 मील दूर निकल आए? मगर ये सच है कि मेरा घर उत्तर में यहाँ से 40,000 मील दूर है। तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कभी हुआ है? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा इत्यादि भी दिखाई नहीं पड़ता। मुझे घोड़े की क्या आवश्यकता है? मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेज़ी से दौड़ लेता हूँ। मेरा नाम ही धृतराज है। तुम कितना सच बोल रहे हो यह अभी पता चल जाएगा। गिद्धराज, जरा देख कर तो बताओ कि क्या धृतराज सच बोल रहा है। अभी देखता हूँ। उत्तर की ओर 40,000 मील दूर तक एक नीम का बड़ा सा वृक्ष है। उसकी छाया में सिर्फ एक ही मकान वहाँ बना हुआ है। बस वही मेरा मकान है। मगर तुमने इस प्रकार सबने अपना अपना परिचय दे दिया। सबके गुण जानने के बाद बोला, मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। क्या तुम लोग मुझे भी अपने साथ नहीं रख सकते? क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर के लिए निकले हैं। तुम भी साथ हो गए तो और भी अधिक मनोरंजन होगा। इस तरह अब वे 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वे एक नगर में जा पहुँचे। धृतराज पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। हैरानी है, सारे बाजार बंद हैं, गलियाँ सूनी पड़ी हैं। क्या कारण होगा? मुझे पास ही के एक बड़ के वृक्ष के नीचे कुछ लोग एकत्रित हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उन्हीं से चलकर नगर की इस उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पल में वे उस वृक्ष के नीचे जा पहुँचे। आप कौन हैं मित्रों? हम तो मुसाफिर हैं बाबा। नगर में उदासी छाई देखी तो कारण पूछने आपके पास चले आए। हमारे महाराज का एक ही लड़का है, मगर इस समय वो एक ऐसी भयानक बीमारी का शिकार है जिसका इलाज इस शहर में 20,000 मील दूर अमृत झरने का पानी है। वैद्य जी कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को न पिलाया गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने शर्त भी रखी है, जो कोई भी वह पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके आधा राज्य भी उसे दे देंगे। ओह, तो यह बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे। फिर सूरज डूबने से 1 घंटे पहले चारों मित्र उसी बड़ के वृक्ष के नीचे लगी सभा में पहुंचे। हमें अपना राज्य का महल दिखाओ, हम वह जल 1 घंटे से पहले ही ला सकते हैं।
उससे रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में जा पहुँचे। दरबानों ने उन्हें राजा के सामने उपस्थित किया। हमें तुम्हारी बात का यकीन तो नहीं आता, मगर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारे बाकी के तीनों मित्रों का सिर कलम कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है महाराज, सब चौंक पड़े। मगर हमें यह शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारणवश तुम्हें रास्ते में देरी हो गई तो बेकार ही हमें अपनी जानों से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम ना आए तो कौन आएगा। यदि तुम्हें यह शर्त मंजूर नहीं तो मुझे मंजूर है। तुम शीघ्र ही रवाना हो जाओ मित्र धृतराज, तुम धन्य हो मित्र। फिर महाराज से रास्ते के बारे में जानकारी प्राप्त करके धृतराज अमृत भर झरने की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद गिद्धराज ने देखना आरंभ किया। प्रिय गिद्धराज, जरा देख कर तो बताओ कि धृतराज इस समय उस झरने से कितनी दूर है। लो, वह झरने तक जा पहुंचा और अब पानी भर रहा है। अरे, जिस वृक्ष के नीचे बैठा धृतराज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उस वृक्ष से एक भयानक अजगर उतर कर उसकी ओर बढ़ रहा है। आह, बचाओ! सहसा धनुषराज बोला। क्या तुम मुझे उस अजगर की सही सही स्थिति बता सकते हो? मैं अपने तीर से उस अजगर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तीर एकदम सही निशाने पर लगा है और लो, अजगर की पकड़ ढीली होती जा रही है। बस अब कुछ ही क्षणों में वो यहाँ पहुँच जाएगा। कुछ ही देर में धृतराज द्रुत गति से भागता हुआ महल में आ पहुँचा। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत झरने का पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मैं ठीक हो गया पिताजी। वाह, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर यह फैसला तुम्ही को मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। राजकुमारी जी से विवाह का असली हकदार धृतराज जी है महाराज। वह अपनी जान पर खेल कर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुषराज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। यह झूठ है महाराज, सारी योजना मेरी थी। उफ, यह कमबख्त क्या बक रहा है। योजना? कैसी योजना? मैं सच कह रहा हूँ महाराज। अगर मैं योजना न बनाता तो हमें भी कभी भी इस राज्य में न पहुँचते और न ही हमें आपके महल के चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। कैसा षड्यंत्र? क्या बक रहे हो तुम? सुनिए महाराज, हम तीनों में से कोई भी विशेष योग्यता नहीं रखता। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल उकसा चुके थे और चाहते थे कि हम भी शरीफों का सा जीवन व्यतीत करें। उसके लिए हम तीनों ने अपने राजा के दरबार में विशेष स्थान पाने के लिए एक योजना बनाई। हम राजा की तीरंदाजी के शौक के बारे में जानते थे। रानी जी की माँ भी राजा के इस कृत्य से दुखी थी। हमने उसके पास पहुंचकर उन्हें यह बात रानी के जरिए राजा के कानों में डालने के लिए कही। हमारी योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया। इस छद्म वेश में राजा जी का पीछा करते हुए और वक्त पड़ने पर मैं धनुषराज बनकर महाराज के सामने पहुंचा, उन्हें बातों में उलझाया। इसी बीच गिद्धराज ने मेरी ही जैसी तीर से पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीरंदाज मानकर महारानी जी को दिया गया वचन निभाया। हे भगवान, तो यह सब झूठ था? ओह, फिर क्या हुआ? हाँ महाराज, योजना अनुसार हम आगे बढ़े तो आपका परिचय गिद्धराज और धृतराज से हुआ, जबकि वास्तव में धृतराज के पास भी एक तेज घोड़ा था। मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि धृतराज हमसे पहले पहुंच जाए। यहाँ पहुंचकर हमने सारे शहर की छाई उदासी का कारण पूछा तो फिर राजकुमार की बीमारी का उपाय जानकर अमृत झरने का पता जानने के लिए मैं वैद्य जी के घर गया। बस अब कुछ ही देर की बात है महामंत्री जी, सूरज छिपने के बाद दवा के बहाने मैं राजकुमार को जहर दे दूंगा। वाह, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा वैद्य जी। उत्तराधिकारी की मौत के कुछ ही समय बाद राजा की मौत एक दुर्घटना में हो जाएगी। उसके बाद जी तो यहाँ यह चक्कर चल रहा है। मैं उसी समय वैद्य जी के पास पहुँचा और मेरे डराने धमकाने पर उसने बताया, मुझे छोड़ दो, मगर तुम सज़ा से बचना चाहते हो तो तुरंत राजकुमार की बीमारी की दवा मुझे दो और उसकी जुबान विवाद बंद करो। जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको दवा दिए देता हूँ। उसके बाद की सारी कहानी तो आपके सामने ही है। सच्चाई ये है कि राजकुमार को नगर के ही एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई, जिससे राजकुमार स्वस्थ हो गए। वह सारी कहानी भी झूठी थी जो कि गिद्धराज ने आप सबको सुनाई। सैनिक महामंत्री और वैद्य को पकड़ कर ले गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारा फैसला स्वयं राजकुमारी ही करेगी। ठीक है, राजकुमारी जो फैसला करेगी वही हमें मंजूर होगा। राजकुमारी के पास पहुंचने पर, माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे ही कारण एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक भी है, अतः शर्त के मुताबिक मैं विवाह धृतराज से ही करूँगी। क्योंकि तुम राजा
बुद्धराज के मुजरिम हो, इसलिए पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं धृतराज को विवाह की अनुमति देता हूँ। बुद्धराज ने धनुषराज एवं गिद्धराज को उसी समय से अपना विशेष सहयोगी नियुक्त किया और फिर वो महल लौट गए। हाँ, आप लौट आए महाराज। हाँ रानी, और अब मैं यह भी समझ गया हूँ कि आदमी को कभी भी अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा ही नीचा होता है। तो इसी के साथ ये कहानी भी समाप्त हुई और राज कॉमिक्स की पहली बुक जो कि कनकपुरी की राजकुमारी, वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। अब हम कल दूसरी कॉमिक्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।